नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव पांडे और मैं आज आप सबके बीच में मौजूद हूं एंटी डिफेक्शन लॉ पर डिस्कशन करने के लिए। इस लॉ को हम समझेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन राजस्थान। हम ये भी देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसके लूपहोल्स का मिसयूज करती हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और हम ये भी जानेंगे कि क्या आज की डेट में इस लॉ का कोई रेलेवेंस रह गया है या नहीं। जैसा कि रिसेंटली हमने न्यूज में देखा कि कैसे राजस्थान की रूलिंग पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी है, उससे सचिन पायलट ग्रुप के लोगों ने किनारा कर लिया और कैसे गहलोत सरकार को फ्लोर टेस्ट की नौबत आ गई। अब ये सारी सिचुएशन समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि डिफेक्शन क्या होता है। तो डिफेक्शन बेसिकली मींस जंपिंग फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए पार्लियामेंट ने थ्रू इट्स 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एक लॉ का इनैक्टमेंट किया, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ इनैक्ट करके पार्लियामेंट ने कुछ सेफगार्ड्स प्लेस कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में उन मेंबर्स के अगेंस्ट में जिनके ऊपर डिफेक्शन के चार्जेस हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक अमेंडमेंट के थ्रू आया था और ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के द्वारा जोड़ा गया है। तो अब इस लॉ को लाने के पीछे मकसद क्या था? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा कि काफी लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, काफी सारे मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे थे, जिससे कि वहां की गवर्नमेंट डीस्टेबलाइज हो जाती थी। अब ऐसा ही एक केस हमने 90s के दौर में हरियाणा के केस में देखा था आयाराम का, जिन्होंने एक दिन में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी। सेम सिनारियो हमने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और कर्नाटका के केस में भी देखा था। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो किन किन आधार पे होता है। तो वो 2 आधार पे होता है। पहला, या तो कोई मेंबर अब वॉलंटरली रिजाइन कर दे अपनी मेंबरशिप से। दूसरा, या तो कोई मेंबर पार्टी की जो विप है या डायरेक्टिव्स हैं उसको मानने से मना कर दे एट द टाइम ऑफ वोट। हमें यह भी जानना होगा क्या किसी इंडिपेंडेंट मेंबर के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है या नहीं। तो यस, इंडिपेंडेंट मेंबर के ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल होती है अगर वो उसके इलेक्शन के बाद में, इलेक्ट होने के बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। जिस टाइम पे ये लॉ बनी उस टाइम पे इसमें एक एक्सेप्शन था 1/3 रूल का, जिसको पार्लियामेंट ने थ्रू इट्स 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 2/3 रूल कर दिया। यानी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स पार्टी छोड़ देते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं आएंगे, बल्कि इस प्रोसेस को हम मर्जर के नाम से जानते हैं, जो कि लीगली वैलिड होता है। अब अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सचिन पायलट ग्रुप के पास में 18 एमएलए हैं, जो कि उनकी टोटल मेंबरशिप के 2/3 नंबर से बहुत कम है। तो इस आधार पर तो सचिन पायलट ग्रुप एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आता है। हालांकि हमने देखा है कि ये जो 2/3 वाला कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सप्लॉइट करना इतना इजी नहीं है। इसलिए आजकल पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर का ऑफिस है इन लोकसभा एंड विधानसभा और चेयरमैन का ऑफिस होता है राज्यसभा में, उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। हम ये देखते हैं कि इस लॉ के अंडर जो स्पीकर है उसके पास में बहुत सारी पावर है। इनफैक्ट अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उस पर फाइनल निर्णय भी स्पीकर के द्वारा ही लिया जाता है। यहां तक कि जिस टाइम पे ये लॉ बना तो उस टाइम पे स्पीकर का जो ऑफिस है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में भी नहीं आता था। इन 1992 एक केस आया किहोटो होलोहन वर्सेस जशीलू के नाम से, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, जिससे कि जो स्पीकर का ऑफिस है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आने लगा। और इसी आधार पे सचिन पायलट ग्रुप के लोगों ने स्पीकर की उस नोटिस को चैलेंज किया है कोर्ट ऑफ लॉ में, जो कि उनको अंडर 10th शेड्यूल सर्व करी गई थी। अब जानते हैं कि इस लॉ में क्या क्या लूपहोल्स हैं। तो सबसे पहले, ये लॉ उस हर मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल होती है जो कि पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है। यानी कि अगर हम बोलें तो क्या हर मेंबर को
पार्टी के जो डायरेक्टिव्स हैं या विप है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना होगा। और इसी पॉइंट को सचिन पायलट ग्रुप के लोगों ने इस आधार पे चैलेंज किया है कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अगेंस्ट है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें जो वोटिंग होती है वो पार्टी पॉलिसीज के बेसिस पे होती है, ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर हम दूसरे लूपहोल की बात करें तो ये लॉ कोई स्पीकर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं सेट करता है कि वो कितने दिन में जो मेंबर की रेजिग्नेशन एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करे। ऐसा ही एक केस हमने मणिपुर में देखा था, जहां पे स्पीकर ने वहां के कुछ मेंबर्स का रेजिग्नेशन 3 साल तक पेंडिंग रखा, जिससे कि वहां की सरकार गिरने से बची रहे। तीसरा, अगर हम लूप होल जाने तो स्पीकर तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है किसी मेंबर पे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ जब तक उसके पास ऑफिशियली कोई कंप्लेंट नहीं आती, यानी कि वो सुओ मोटो कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और हम ज्यादातर केस में देखते हैं कि स्पीकर 99% केसेस में रूलिंग पार्टी का होता है और इम्पार्शियल नहीं होता है। तो इस लॉ के अंडर में स्पीकर को इतनी एक्सेसिव पावर्स देना ही इस लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो किहोटो केस का रिव्यू करे और इस लॉ में जो एग्जिस्टिंग लूप होल्स हैं उनको रिमूव करे, जिससे कि ये लॉ स्ट्रेंथन हो पाए और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रह सके। अब एक एग्जाम एस्पिरेंट के तौर पे हमें क्या जानने की जरूरत है कि इस लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चेंजेस लाता है, और हमें वो पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आप जैसे जैसे राजस्थान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इसमें चेंजेस लाएगा उसे पढ़िए और समझिए। होप यू लाइक द लेसन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।